हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम गुलाम वंश के दूसरे शासक किसके बारे में, आराम शाह, और तीसरे शासक कौन थे, इल्तुतमिश, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको गुलाम वंश के बारे में, जो प्रथम शासक या फिर उसके बोल सकते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने आपको सारी बातें बताई थी, सारी जानकारी हमने आपको दी थी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पिछले का वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर में इल्तुतमिश और आराम शाह के बारे में जानते हैं। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये गुलाम वंश के दूसरे और तीसरे शासक रहे हैं। तो दूसरे कौन थे दोस्तों? तो आराम शाह कौन थे? दूसरे गुलाम वंश के दूसरे शासक थे। और तीसरे शासक कौन थे दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद आते हैं रजिया सुल्तान। ऐसे करके हम सारी को जानते जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये आराम शाह कौन था और कितने वर्षों तक शासन किया था? तो दोस्तों, ये एक ऐसा शासक है जिसने मात्र ना वर्षों में नहीं बल्कि महीनों में, मात्र केवल कितने महीने दोस्तों? तो केवल 8 महीने तक ही क्या क्या था, शासन किए थे। तो कौन थे दोस्तों? तो आराम शाह जो कौन थे, माना जाता है क्या दोस्तों कि ये कौन थे, उत्तराधिकारी थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकारों का, कि ये कौन थे दोस्तों? ये आराम शाह का दामाद थे। लेकिन कई जगहों पे लिखा हुआ मिलता है कि ये क्या थे, ऐबक के क्या थे, सॉरी, ये आराम शाह थे क्या थे, ऐबक के दामाद थे। तो कुछ लोग को कहना है कि ये क्या थे, ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो ये जान लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि इसने मात्र कितने महीने तक दोस्तों? तो मात्र 8 महीने तक इसने शासन किया था। और उसके बाद इल्तुतमिश क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं और खुद शासन मतलब करना चालू कर देते हैं। और तीसरे शासक कौन बनते हैं? तो इल्तुतमिश हो जाते हैं आपके गुलाम वंश के तीसरे शासक। तो याद रखिएगा, इसने कब से कब तक शासन किया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है? तो चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय उसकी घोड़े पर से गिर के क्या जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उसके बाद ये आराम शाह शासक करते हैं। उसके बाद 8 महीने बाद उसके बाद इल्तुतमिश उनकी हत्या करके शासक करते हैं। ठीक है, यानी इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक होता है दोस्तों? तो 1211 से लेके 1236 तक कौन शासन करते हैं? तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाते हैं। इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे दोस्तों। यह ऐबक का गुलाम था। क्या था? ये ऐबक के गुलाम था, जिस कारण से इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम कौन हुआ दोस्तों? तो इल्तुतमिश हुआ। आप सोचेंगे गुलाम का गुलाम, तो पिछले वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो क्या था, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। तो इस तरह से ये क्या था, गुलाम का गुलाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1211 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठा। कब दोस्तों? तो 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और कब तक शासन किया? तो 1236 तक। नेक्स्ट जानिए, इसका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इल्तुतमिश क्या था, इसका बचपन का नाम था। और इसका पूरा नाम बोले तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। नेक्स्ट दोस्तों, इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो इलम खान। इलम खान क्या थे? इल्तुतमिश के पिताजी थे, जो कौन थे? तो इलवरी तुर्के थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ तक ये जानेंगे कि 1215 ईस्वी में इसने कब दोस्तों? तो 1215 ईस्वी में तेराइन का तृतीय युद्ध। तेराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1215 ईस्वी में होता है। और किसके बीच में होता है? तो याल्दोज को हराया, यानी कि याल्दोज और ये इल्तुतमिश के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें याल्दोज को क्या करता है, हरा देता है। कौन दोस्तों? तो आपका इल्तुतमिश। तो यहाँ से आप ये पॉइंट, तराइन का अगर तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 ईस्वी में। तो हम तराइन का प्रथम युद्ध, अगर तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो कब होता है दोस्तों? तो 1191 ईस्वी में होता है। और किसके बीच में होता है? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है दोस्तों? जीत हो जाती है। और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। अगर बात की जाए तराइन का दूसरा युद्ध तराइन का अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1192 ईस्वी में होता है। और किसके बीच में होता है? तो ये भी आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इसमें जीत होती है, किसकी जीत होती है दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है?
हार हो जाती है। तो ये बात आप यहाँ से याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का दूसरा युद्ध जो कब होता है 1192 ईस्वी में, कब होता है किसके बीच, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है 1215 ईस्वी में होता है, जो किसके बीच में होता है, तो याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हो जाती है और याल्दोज की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की एवं इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। पहले के शासक लोग क्या आते थे, अलग अलग उपाधि धारण करते थे, तो इल्तुतमिश ने किसकी उपाधि धारण की दोस्तों, तो सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का क्या पढ़वाया था दोस्तों, खुतबा पढ़वाया था। तो आगे और भी जानते हैं। तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट जानते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में। कि इल्तुतमिश क्या था दोस्तों, ये युद्ध से पहले ये शासक बनने से पहले क्या था, तो ये शासक बनने से पहले दोस्तों इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। क्या था दोस्तों, बदायूं का सूबेदार था, जो कि बदायूं क्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक तरह नेक्स्ट देखेंगे कि ये इल्तुतमिश है जो अपनी राजधानी किसे बनाता है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था दोस्तों, लाहौर को बनाया था। उसी तरह से ये इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी राजधानी लाहौर से किसे बनाया दोस्तों, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में जानेंगे किसे क्या कहा जाता है, तो इसे गुंबद और मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो गुंबद निर्माण या मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसने न्याय मांगने के लिए कौन सी वस्त्र का धारण करने की परंपरा स्टार्ट की थी दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों को न्याय मांगना होता था उनमें उन व्यक्तियों को लाल कपड़ा पहनने का, लाल वस्त्र पहनने का परंपरा किसने चलाया दोस्तों, तो लाल वस्त्र पहनने का परंपरा किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलवाया था। नेक्स्ट दोस्तों जानेंगे इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों। भारत में पूछे जा सकते हैं सवाल, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिसने एकता प्रणाली क्या किया था, भारत में स्टार्ट किया था या प्रारंभ किया था। तो आपका हो जाएगा कि इल्तुतमिश ही क्या था दोस्तों, भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की। एकता व्यवस्था क्या थी दोस्तों, या एकता प्रणाली क्या था, तो इसमें क्या होता था दोस्तों, जैसे कि कोई भी कर्मचारी होते थे, कोई भी कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं उनके क्या है या फिर कई भी जगह, तो वो क्या करते थे, उनको वेतन के बदले क्या दिया जाता था, भूमि यानी कि जमीन बदले में दी जाती थी, पैसे ना देकर, वेतन ना देकर। तो ये क्या क्या कहलाती थी दोस्तों, एकता प्रणाली या एकता व्यवस्था कहलाती थी। तो ये आप याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, एकता कौन सी भाषा है, तुर्क भाषा, अरबी भाषा। तो आप याद रखिएगा कि एकता एक अरबी भाषा, अरबी शब्द है जो कि अरब से लिया गया है। तो ये एकता एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट दोस्तों, एकता प्रणाली में कर्मचारियों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। ये एकता प्रणाली में क्या थी, ये व्यवस्था थी। नेक्स्ट दोस्तों, इसने 40 तुर्क सूबेदार के क्या किया था, एक सलाहकार परिषद बनवाया था। किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने। कहने का मतलब अगर सलाह लेने के लिए कितने लोगों का सूबेदार, मतलब कितने सूबेदार का ये बनाया था, ये एक संगठन या परिषद। तो 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनाया था सलाह के लिए, जिसे क्या कहा गया दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, या इसके क्या किसे कहा जाता है, तो 40 तुर्क सूबेदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे क्या कहा गया दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, चालीसा दल कहते हैं। किसे, तो चालीसा दल ही क्या कहते हैं, चहलगानी को कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी को। ये आप याद रखिएगा, पूछे गए हैं प्रश्न, पीवाईक्यू में है, और ये भी आपका पीवाईक्यू में हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब कि इसने पूरे अच्छे से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होते हैं कि एक पवित्र, मतलब पूरा दम ब्राह्मण शुद्ध संत, तो एक तरह से, तो उसी तरह से शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने कहाँ गए थे, बिहार और बाढ़ में भी क्या किया था, अपना अधिकार बनाया था। कब दोस्तों, तो 1225 ईस्वी में इसने बाढ़ और ये हमारे बिहार शरीफ में क्या किया था, उन्होंने अपना
क्या किया था, अधिकार बनाया था। इसने दोस्तों कहा बिहार के एक लोग थे, इंसान थे, कौन, मलिक अलाउद्दीन। इसे ही क्या किया था, प्रथम अपना सूबेदार बनाया था। तो पूछे जा सकते हैं कि इल्तुतमिश के जो सूबेदार थे, प्रथम सूबेदार, वो कौन थे। तो इसने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया दोस्तों, मलिक अलाउद्दीन को, जानी को क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके लिए इसने शुद्ध अरबी, क्या दोस्तों, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला क्या था, प्रथम शासक था। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके PYQ है और हर एक एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है और पूछे गए हैं। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा कि इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों, तो इल्तुतमिश ही था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट दोस्तों, इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया था। तो ये अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसने चांदी के टंका और तांबे का जितल किसने प्रारंभ किया था, तो इल्तुतमिश नहीं किया था। नेक्स्ट दोस्तों, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर क्या कर लिया था, अधिकार बनाया था। नेक्स्ट 1236 ईस्वी तक इसका शासन चला था। कब से कब तक, तो 1236 तक इसका शासन चला था और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1236 में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसने अपने जीवन काल में ही किसे, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। उसे अपने जीवन काल में, मतलब एक होता है ना कि अगर मृत्यु के टाइम आ जाता है तो अपने एक उत्तराधिकारी बना देते हैं, तो उसी तरह से इसने क्या किया था, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये रजिया सुल्तान थी कौन, तो ये रजिया सुल्तान क्या थी दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कौन थी, पुत्री थी किसकी, तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की क्या कौन थी दोस्तों, तो ये पुत्री थी जिसे इसने अपना क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन होने वाला है कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों, तो ये रजिया सुल्तान ही थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आपका यहीं तक होता है। हमने आपको इल्तुतमिश के बारे में सारी बातें बताए हैं। जितने भी हमने आपको बोले हैं कि नोट पॉइंट है, स्टार लगा है, उन सब बातों को तो ध्यान जरूर रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके परीक्षा में अगर सवाल बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। और 2-4 पॉइंट और आप एक दो बार और इसे पढ़ लेते हैं तो क्या होंगे, आपके सवाल एक भी नहीं छूटेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।